चैप्टर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 एसक्यूएल। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसक्यूएल जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, मायस्क्यूएल में हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर जो हम टेबल क्रिएट करेंगे वो है, उसका नाम है स्टूडेंट टेबल। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि टेबल को हम और किन किन नामों से आइडेंटिफाई करते हैं और किन किन नामों से जानते हैं। तो टेबल को हम फाइल भी बोल सकते हैं और साथ ही साथ आपके टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब बात आती है रिलेशन की, इसका मतलब है टेबल या फिर फाइल। यहाँ पर हम जो सबसे पहले फर्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे, फर्स्ट रिलेशन क्रिएट करेंगे, या हम कहेंगे फर्स्ट टेबल क्रिएट करेंगे, उसका नाम क्या होगा? स्टूडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं हम एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का और भी नेम है, एट्रीब्यूट को और नेम से भी जानते हैं। इसे हम फील्ड भी कहते हैं या कॉलम भी कहते हैं। पर्टिकुलर जैसे आप कोई कॉलम बना रहे हैं, ये एक टेबल क्रिएट हो गई, यहां पर आपने इस फील्ड का नाम लिखा रोल नंबर, इस फील्ड का नाम लिखा नेम और इसका लिखा एड्रेस। तो ये जो फील्ड के नेम है, ये है फील्ड के नेम, और इनको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं और कॉलम भी कहते हैं। तो ये हो गया कॉलम, ये पर्टिकुलर क्या बन गया? एक कॉलम। कॉलम, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, टेबल का दूसरा नाम है रिलेशन और फाइल। एट्रीब्यूट को और नाम से जानते हैं, फील्ड और कॉलम। अब यहाँ पर इस टेबल में जो हम फील्ड लेंगे वो कौन कौन से हैं? एक फील्ड है रोल नंबर फील्ड, नेक्स्ट फील्ड है एस नेम। एस नेम मीन्स स्टूडेंट नेम। एस नेम मीन्स स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है एस डेट ऑफ बर्थ। एस डेट ऑफ बर्थ मीन्स स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट फील्ड मैंने लिया है, नेक्स्ट कॉलम का नाम मैंने लिया है गाइड, GUID। ये है गार्जियन का आधार कार्ड नंबर, इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे गार्जियन के आधार कार्ड नंबर से। तो ये सारे हो गए फील्ड के नेम, या जैसे हम कहेंगे कॉलम नेम। तो स्टूडेंट टेबल के जो कॉलम नेम हो गए वो हो गए रोल नंबर, एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ, गाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डेटा टाइप की। आपको पता है रोल नंबर जो है वो क्या होता है? नंबर की फॉर्म में होता है। तो यहां पर हम डेटा टाइप लेंगे इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप को आपको लेना है, और मैक्सिमम लेंथ रखी है मैंने यहाँ पर 3। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने मैक्सिमम लेंथ रखी है 3 डिजिट इंटीजर। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जब भी हम इंटीजर डेटा टाइप किसी फील्ड की लेते हैं तो इसका मतलब है हम उस फील्ड के ऊपर जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, जितनी भी टाइप के मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वो परफॉर्म कर सकते हैं। इंटीजर डेटा टाइप जब भी हम लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब कभी हमने इंटीजर के अलावा कोई और डेटा टाइप काम में ली, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल कैरेक्टर, VARCHAR, वेरिएबल कैरेक्टर, या फिर हमने काम में लिया डेट, या हमने यूज में ली कैरेक्टर डेटा टाइप, तो यहाँ पर इस टाइप की जो डेटा टाइप होगी इस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं तो आप उसकी डेटा टाइप क्या बनाएंगे? इंटीजर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी की इनकम, इनकम जो है उस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म होते हैं तो हम उसे बनाएंगे इंटीजर। ठीक है, किसी का नेम,
क्या किसी के नेम के ऊपर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो किसी के नाम को हम बनाएंगे कैरेक्टर या वेरिएबल कैरेक्टर, VARCHR। तो यहाँ पर मैंने एस नेम जो है स्टूडेंट का नाम, इसकी डेटा टाइप ली है VARCHR और मैक्सिमम लेंथ रखी है 20 कैरेक्टर्स। ठीक है, 1 से लगाकर 20 तक के कैरेक्टर्स ये एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जब भी आप मेंशन करोगे डेटा टाइप आप लोगे डेट। हमेशा ध्यान रखना, जब भी डेट ऑफ बर्थ हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो, तो इस टाइम जो डेटा टाइप ली जाती है वो होती है डेट। गार्जियन का आधार कार्ड नंबर, ठीक है, क्या इसके ऊपर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म होती है? नहीं होती है। तो यहां पर आधार कार्ड नंबर के ऊपर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमको परफॉर्म नहीं करनी है, इस वजह से यहाँ की डेटा टाइप ली गई है कैरेक्टर और मैक्सिमम लेंथ रखी है 12 कैरेक्टर, 1 से 12 तक के कैरेक्टर। तो ये सारी डेटा टाइप डिक्लेयर करनी है आपको एक टेबल में। नेक्स्ट, आपको पता है कि रोल नंबर जो है, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो आप इसको एक कांस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस जो किसी फील्ड को दिए जाते हैं, पर्टिकुलर किसी फील्ड पे अगर हम कोई रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करते हैं तो उसे कहते हैं कांस्टेंट रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, जो किसी एट्रीब्यूट को दिए जाते हैं या किसी फील्ड को दिए जाते हैं। रोल नंबर को जो हमने रेस्ट्रिक्शन दिया है वो है प्राइमरी की, इसको हमने बनाया है प्राइमरी की, यानी कि रोल नंबर की वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होगी और न ये फील्ड नल जाएगा। रोल नंबर किसी भी स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो ब्लैंक भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसे बनाया हमने प्राइमरी की। हमेशा ध्यान रखना, प्राइमरी की आप जिस भी फील्ड को बनाओगे इसका मतलब है कि वो जो होगा नॉट नल वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, ब्लैंक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एस नेम को हमने, स्टूडेंट नेम को हमने एक कांस्टेंट प्रोवाइड किया गया है, इसका मतलब है नॉट नल, ये एंट्री भी ब्लैंक नहीं होगी। डेट ऑफ बर्थ का कांस्टेंट है नॉट नल, ये भी ब्लैंक नहीं होगा। और गार्जियन का जो आधार कार्ड नंबर है इसको हमने कांस्टेंट बनाया है फॉरेन की। अब यहां पर हम फॉरेन की कंसेप्ट और समझते हैं। फॉरेन की, जिस कॉलम को या जिस एट्रीब्यूट को फॉरेन की बनाया जाता है, जिस भी कॉलम को या जिस भी एट्रीब्यूट को फॉरेन की बनाया जाता है तो उस एट्रीब्यूट को बोलते हैं रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट। रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट, तो ऐसी टेबल जिसमें कि फॉरेन की मौजूद है, वो टेबल जिसमें फॉरेन की मौजूद है, टेबल कौन सी है? स्टूडेंट टेबल। तो इस टेबल को हम बोलेंगे रेफरेंसिंग टेबल। जिस टेबल में फॉरेन की मौजूद होती है उसे बोलते हैं हम रेफरेंसिंग टेबल, और जिस एट्रीब्यूट को, जिस कॉलम को फॉरेन की बनाते हैं उस कॉलम को बोलते हैं रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट। तो आपको सारे मीनिंग क्लियर हो गए होंगे कि टेबल को क्या बोलते हैं, फाइल और रिलेशन। एट्रीब्यूट का दूसरा नाम होता है फील्ड और कॉलम। एट्रीब्यूट्स ये लिए गए हैं, इनकी डेटा टाइप्स, फिर कुछ कॉन्स्टेंट्स हमने इन एट्रीब्यूट्स के ऊपर अप्लाई किए हैं। जिस टेबल के अंदर फॉरेन की मौजूद हो उस टेबल को कहते हैं रेफरेंसिंग टेबल, और वो जो एट्रीब्यूट जिसे हम फॉरेन की बनाते हैं इसे कहते हैं हम रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट। तो एक टेबल का पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं डेटाबेस की। डेटाबेस को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ रिलेशंस, उसे कहेंगे हम डेटाबेस। तो अगर हम कहते हैं कि स्कूल कोई डेटाबेस है तो इसका मतलब है उसमें बहुत सारी टेबल्स होगी, बहुत सारी फाइल्स होगी, बहुत सारे रिलेशंस होंगे। यहां पर हमने अभी समझा है एक रिलेशन स्टूडेंट। नेक्स्ट रिलेशन अब इसके बाद कवर करते हैं हम। नेक्स्ट रिलेशन का नाम है गार्जियन रिलेशन। ठीक है, इसे भी हम टेबल या फाइल या रिलेशन कहते हैं। अब इस रिलेशन के जो एट्रीब्यूट्स हैं, फर्स्ट एट्रीब्यूट है गाइड। आप देखना प्रीवियस वाले टेबल में, स्टूडेंट टेबल में गाइड को फॉरेन की बनाया था। ठीक है, और यहाँ पर इस गार्जियन टेबल में हमने गाइड को प्राइमरी की बनाया है। दोनों ही कॉलम सेम है।
आप जब मैच करोगे तो यहाँ पर भी गाइड लिखा है और स्टूडेंट टेबल में भी गाइड लिखा है, दोनों ही कॉलम की डेटा टाइप भी सेम है और लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स वो भी सेम है, ठीक है। तो एक टेबल में जो प्राइमरी की एट्रीब्यूट बनता है, अगर वही एट्रीब्यूट दूसरी टेबल में भी यूज में लिया जाए, गार्जियन टेबल में हमने गाइड नाम का एट्रीब्यूट बनाया है और इसको प्राइमरी की बनाया है, तो इस टेबल में अगर ये गाइड एट्रीब्यूट बनाया है, तो अगर यही गाइड एट्रीब्यूट दूसरी टेबल में भी यूज में आए, क्योंकि तभी हम दो टेबल को लिंक कर सकते हैं, दो एट्रीब्यूट के नेम सेम होंगे तो हम टेबल को लिंक कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, उनके बीच में रिलेशन को मेंटेन कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर गाइड को प्राइमरी की बनाया है, तो नेक्स्ट टेबल में गाइड क्या बनेगा, फॉरेन की। स्टूडेंट टेबल में गाइड क्या बना था, फॉरेन की बना था, ठीक है। तो जहां पर गाइड प्राइमरी की होता है उसे हम बोलते हैं रेफरेंस्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। और फॉरेन की के केस में क्या हुआ था, हमने बोला था रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट, रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो टेबल है जिसमें कि गाइड को प्राइमरी की बनाया गया है और यही गाइड दूसरी टेबल में जाता है, वहां पर फॉरेन की तरह बिहेव करता है, तो इस टेबल को हम कहेंगे रेफरेंस्ड टेबल, रेफरेंस्ड टेबल जहां पर ये प्राइमरी की का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो गार्जियन टेबल जो कहलाएगी वो कहलाएगी रेफरेंस्ड टेबल। इसी टेबल का नेक्स्ट एट्रीब्यूट है जी नेम। इसकी डेटा टाइप हमने ली है वेरिएबल कैरेक्टर 20, इसको भी हमने एक कांस्टेंट प्रोवाइड किया है नॉट नल। नेक्स्ट फील्ड है जी फोन, गार्जियन का फोन नंबर। तो फोन नंबर को हमने, इस फोन नंबर पे आपको पता है कि कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं करते हैं, फोन नंबर पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं होती है, तो आप इसको क्या बनाएंगे, कैरेक्टर। और यहाँ पर जो लेंथ ली है, मैक्सिमम लेंथ मैंने ली है 10 डिजिट, या हम कहेंगे 10 कैरेक्टर, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने इसको दो कांस्टेंट प्रोवाइड किए हैं, एक का नाम है नल और एक का नाम है यूनिक। पहले बात करते हैं नल कांस्टेंट की। हो सकता है गार्जियन के पास में फोन नंबर ही ना हो, ऐसा पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे गार्जियंस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जिनके पास में फोन नंबर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो वहां पर वो एंट्री क्या होती है, ब्लैंक जाती है। तो यहां पर हम इस कांस्टेंट को बनाएंगे नल कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद यूनिक कांस्टेंट आपको इसको बनाना है। इसका मतलब है गार्जियन का जो फोन नंबर है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेसी उसमें नहीं होनी चाहिए, सिंगल फोन नंबर, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर अलाउड नहीं होगी। यूनिक मतलब क्या होता है, डुप्लीकेसी को अवॉइड करना। यूनिक मीन्स क्या हो गया, डुप्लीकेसी को अवॉइड करना। तो फोन नंबर जो होंगे वो डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पर अलाउड नहीं होगी। नेक्स्ट है जी एड्रेस, गार्जियन का एड्रेस। इसको क्या किया आपने, वेरिएबल कैरेक्टर में डिक्लेयर करा और मैक्सिमम लेंथ आपने ली 30 कैरेक्टर्स। कांस्टेंट आपने प्रोवाइड किया नॉट नल, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेकंड रिलेशन का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट रिलेशन हमने बनाई थी स्टूडेंट रिलेशन और सेकंड टेबल हमने बनाई गार्जियन टेबल, ठीक है। एक टेबल की और बात करते हैं, अटेंडेंस टेबल। अगर हम देखें तो इस डेटाबेस में, ये जो स्कूल नाम का डेटाबेस है, इसमें टोटल अब हमने थर्ड टेबल पर हम आ गए हैं। फर्स्ट टेबल थी स्टूडेंट टेबल, सेकंड टेबल थी गार्जियन टेबल और थर्ड टेबल है अटेंडेंस टेबल। अब अटेंडेंस टेबल के हम फील्ड देख लेते हैं। एक है अटेंडेंस डेट, रोल नंबर, अटेंडेंस स्टेटस। बात करते हैं सबसे पहले हम अटेंडेंस स्टेटस की। कोई स्टूडेंट अगर प्रेजेंट है तो लिखा जाएगा P, उसका स्टेटस क्या बनेगा P। कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो उसका स्टेटस क्या बनेगा A। यानी कितने कैरेक्टर दिख रहे हैं यहाँ पर, वन कैरेक्टर। तो इसी तरह से हमने इसकी डेटा टाइप ली है हमने कैरेक्टर और इसकी मैक्सिमम लेंथ हमने रखी है 1 कैरेक्टर। प्रेजेंट के लिए P हमको डिनोट करना है, एब्सेंट के लिए हमको A डिनोट करना है और इसका स्टेटस है नॉट नल, ये ब्लैंक भी नहीं जाएगा, या तो स्टूडेंट प्रेजेंट होगा या स्टूडेंट एब्सेंट होगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं अटेंडेंस डेट की। यहाँ पर अटेंडेंस डेट जो होगी उसकी डेटा टाइप क्या होगी, डेट, और उसे हमने बनाया है प्राइमरी की। ठीक है, यहाँ मैंने स्टार लगाया है, इसका मीनिंग मैं आपको अभी बताती हूँ, स्टार का मीनिंग। ठीक है, इसे हमने बनाया है प्राइमरी की। नेक्स्ट, रोल नंबर। ये रोल नंबर आपके कहाँ पर आए थे, स्टूडेंट टेबल में आए थे। उसकी डेटा टाइप क्या थी, इंटीजर थी, और मैक्सिमम डिजिट आपने रखी थी 3 डिजिट। तो ये वापस यहाँ पर रिपीटेशन हो गया। इसका मतलब स्टूडेंट टेबल का जो रोल नंबर फील्ड है वो यहाँ आकर फॉरेन की तरह बिहेव कर रहा है। स्टूडेंट टेबल में वो प्राइमरी की था, पर यहाँ पर उसे बनाया गया फॉरेन की। साथ ही साथ इसे प्राइमरी की तरह भी बिहेव कराएंगे, इसे प्राइमरी की भी बनाएंगे। तो इसका मतलब है अगर हम अटेंडेंस टेबल देखें तो यहाँ पर हमको 2 एट्रीब्यूट ऐसे दिख रहे हैं जो प्राइमरी की तरह बिहेव कर रहे हैं। 2 एट्रीब्यूट हमको ऐसे दिख रहे हैं जो प्राइमरी की बन रहे हैं। कौन कौन से हो गए, एक हो गया अटेंडेंस डेट और नेक्स्ट हो गया रोल नंबर। तो जब भी किसी टेबल में 2 या 2 से अधिक एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाया जाता है तो इसका मतलब है इसे कहते हैं कंपोजाइट की या कंपोजाइट प्राइमरी की। तो जब हम बात करते हैं कंपोजाइट प्राइमरी की तो इसका एक पार्ट हो गया रोल नंबर और नेक्स्ट पार्ट हो गया अटेंडेंस डेट। तो ये कंसेप्ट आपको तीनों टेबल का क्लियर हो गया होगा। ये सारा हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे कि किस तरह से टेबल बनाएंगे, किस तरह से प्राइमरी की बनाएंगे, फॉरेन की। अब हम बात करते हैं एसक्यूएल फॉर डीडीएल। डीडीएल की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यहां पर जो जो कमांड हम डिस्कस करेंगे, एसक्यूएल के जिन जिन कमांड्स को हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट कमांड है, ये सारे डीडीएल कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वाली कमांड है। फर्स्ट कमांड है आपका क्रिएट कमांड, नेक्स्ट कमांड है शो कमांड, नेक्स्ट यूज DESC, इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट ड्रॉप कमांड, रीनेम कमांड, और लास्ट कमांड है आपका अल्टर टेबल कमांड। ये सारे कमांड आपको आपके इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं और साथ ही साथ इनका प्रैक्टिकल भी आपको समझना है। ठीक है, डीडीएल कमांड है ये। कभी क्वेश्चंस आ जाए कि डीडीएल कमांड्स कौन कौन से होते हैं, उनके नाम बताओ, तो आपको ये सारे नाम आपको लिखने हैं, क्रिएट, शो, यूज, DESC, ड्रॉप, रीनेम, अल्टर टेबल। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रिएट कमांड। ठीक है, क्रिएट कमांड की हेल्प से क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट टेबल, टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट कमांड का पर्पस 2 टाइप का हो गया, एक तो हो गया डेटाबेस क्रिएट बनाना और एक हो गया टेबल को क्रिएट करना, और टेबल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन कहते हैं। अब इसका सिंटैक्स कैसा होगा, सबसे पहले माइस्क्यूएल प्रॉम्प्ट पर, ये प्रॉम्प्ट का साइन है, ये जो आपको ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है ये है प्रॉम्प्ट। सबसे पहले माइस्क्यूएल प्रॉम्प्ट पर
आप कमांड लगाएंगे क्रिएट कमांड। क्या आपको क्रिएट करना है? डेटाबेस आपको क्रिएट करना है, तो आप लिखेंगे डेटाबेस। और किस नाम का डेटाबेस आपको क्रिएट करना है, यहाँ पर आप डेटाबेस का नेम मेंशन करेंगे और फिर आप प्रेस करेंगे सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन का साइन लगाने के बाद में आप प्रेस करेंगे एंटर की। तो इससे आपका क्या होगा, डेटाबेस जो भी नाम आपने दिया है वो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो डेटाबेस क्रिएट किया गया है वो है जीएनपीएस स्कूल नाम का डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो डेटाबेस नेम की जगह आपने क्या लिखा, जीएनपीएस स्कूल। ठीक है, इस तरह से आपको ये सिंटेक्स याद रखना है और ये एग्जांपल ध्यान में रखना है। जरूरी नहीं है आप जीएनपीएस स्कूल ही लो, आप कोई और डेटाबेस का नेम भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी से रिलेटेड अगर डेटाबेस बना रहे हैं तो लाइब्रेरी ले लीजिए, बैंक से रिलेटेड बना रहे हैं तो बैंक ले लीजिए, एयरलाइन से रिलेटेड डेटाबेस बना रहे हैं तो एयरलाइन ले लीजिए। तो आप अपनी इच्छा से डेटाबेस के नेम को चेंज कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्टिव देखिए कि आप क्या डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग नाम आप क्रिएट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएट टेबल। जब भी डेटाबेस बनेगा इसका मतलब है कि उसके अंदर हम कोई टेबल क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस के अंदर क्या क्रिएट होती है, टेबल क्रिएट होती है। और टेबल को क्रिएट करने का कमांड हो गया क्रिएट टेबल। माइस्क्यूएल प्रॉम्प्ट पर आप लिखेंगे क्रिएट टेबल। अब आप सबसे पहले मेंशन करेंगे टेबल का नेम, टेबल का नेम। इसके बाद में आप पैरेंथेसिस का साइन लगाएंगे, ये वाला साइन आपको लगाना है, पैरेंथेसिस जिसको बोलते हैं। ये साइन लगाने के बाद में चाहे तो आप एंटर की प्रेस कर दें, नहीं तो यहां पर आप कंटिन्यूटी में लिखते जाएं। पर मैं राय दूंगी आपको कि यहां पर आप एंटर की प्रेस करें ताकि इजीली आप वर्क को परफॉर्म कर पाए। जैसे ही आपने एंटर की प्रेस करी, आपको उस टेबल का पहला फील्ड या एट्रीब्यूट का नेम यहां पर मेंशन करना होगा। फॉर एग्जांपल रोल नंबर यहां पर मेंशन कर दिया। इसके बाद में आपको उसकी डेटा टाइप बतानी पड़ेगी, कौन सा कॉन्स्टेंट हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। और बाद में आप कॉमा का साइन लगाएंगे, आप यूज में लेंगे यहाँ पर कॉमा का साइन, कॉमा साइन को आप यूज में लेंगे। फिर आप एंटर की प्रेस करेंगे। सेकंड आप लिखेंगे सेकंड एट्रीब्यूट कौन सा है आपकी टेबल का, एट्रीब्यूट नेम सेकंड, उसकी डेटा टाइप कौन सी है, कौन सा कांस्टेंट आप उस पर लगा रहे हैं। तो इस तरह से आप जितने भी आपकी टेबल में फील्ड आपको क्रिएट करने हैं वो सारे फील्ड यहाँ पर मेंशन करेंगे। एन का मतलब है कि आप नंबर ऑफ फील्ड्स यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में आप क्या करेंगे, पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और सेमीकोलन आपको लास्ट में लगाना है, सेमीकोलन। और एंटर की आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपका टेबल जो है, जो भी नाम के आपने टेबल क्रिएट करी है वो टेबल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। क्या करेंगे आप, क्रिएट टेबल कमांड लगाएंगे, टेबल का नेम मेंशन करेंगे, पैरेंथेसिस का साइन लगाएंगे, फर्स्ट एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे, फिर उसकी डेटा टाइप लिखेंगे, स्पेस छोड़ना है आपको, एट्रीब्यूट नेम और डेटा टाइप के बीच में आपको स्पेस छोड़ना है, डेटा टाइप और कांस्टेंट के बीच में भी आपको स्पेस छोड़ना है। ठीक है, फिर फर्स्ट एट्रीब्यूट को सेकंड एट्रीब्यूट से अगर सेपरेट करना है तो आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पर कॉमा साइन यूज में लेंगे। अगर आपने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया तो आपकी एरर आएगी, आपकी ये टेबल क्रिएट नहीं होगी। तो जब भी किसी एट्रीब्यूट को सेपरेट करना हो, एट्रीब्यूट्स के नेम को सेपरेट करना हो, कॉमा साइन आपको यूज में लेना है। जब भी आपकी पूरी टेबल क्रिएट हो जाए, पैरेंथेसिस को क्लोज करना और सेमीकोलन का साइन आप लगाना। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। वही टेबल जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, वही टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट फील्ड का नाम क्या है, रोल नंबर, डेटा टाइप इंटीजर, मैक्सिमम लेंथ 3 डिजिट। इसको हमने बनाया प्राइमरी की, प्राइमरी और की के बीच में भी आप जगह छोड़ना, स्पेस आपको ब्लैंक करनी है। ठीक है, नेक्स्ट कांस्टेंट है नॉट नल कांस्टेंट। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूं कि ये जो एसक्यूएल है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी कि आप यहाँ पर चाहे तो अपर केस लेटर का यूज करें, चाहे आप लोअर केस लेटर का यूज करें। फॉर एग्जाम्पल आप आर को अगर इस तरह से लिखेंगे तो भी ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर आप
आर स्मॉल केस लेटर में लिख रहे हैं तो भी ये एक्सेप्टेबल होगा। यानी कि MySQL केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। MySQL में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। कोई एरर नहीं आएगी आपके, चाहे आप स्मॉल केस लेटर यूज में लो, चाहे आप कैपिटल केस लेटर यूज में लो, कोई भी एरर यहां पर शो नहीं होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर क्रिएट टेबल मैंने कैपिटल में लिखा, आप भी कैपिटल को यूज में लें। स्मॉल केस लेटर में भी आप लिख सकते हैं, कोई एरर जनरेट नहीं होगी। फिर आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के आपको एंटर की प्रेस करनी है। एंटर की प्रेस करेंगे तो ये वाला साइन आपको दिखेगा स्क्रीन के ऊपर, ये साइन। नेक्स्ट फील्ड को मेंशन करें, उसकी डेटा टाइप मेंशन करें, मैक्सिमम विड्थ, कॉमा, फिर एंटर की प्रेस करें। नेक्स्ट फील्ड है एस डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेटा टाइप होगी डेट, नॉट नल कांस्टेंट, कॉमा। लास्ट फील्ड आपका हो गया गाइड, डेटा टाइप कैरेक्टर, मैक्सिमम लेंथ आपने ली 12। लास्ट में आपको पैरेंथेसिस क्लोज करना है और सेमीकोलन का साइन यूज में लेना है, और यहां पर आप प्रेस करेंगे एंटर की। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे स्क्रीन पर लिखा आएगा क्वेरी ओके, यानी कि आपकी कौन सी टेबल क्रिएट हो गई है, स्टूडेंट टेबल आपकी क्रिएट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड शो कमांड, ये भी एक DDL कमांड है। शो कमांड, अगर हमें जितने भी MySQL में जितने भी डेटाबेस बने हुए हैं, MySQL सर्वर में अगर जितने भी डेटाबेस बने हैं सबकी लिस्ट को हमें स्क्रीन पर शो करना है, ऑल डेटाबेसेस हमें शो करने हैं, तो इसके लिए हम कमांड लगाएंगे शो कमांड, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे डेटाबेसेस। तो ऐसा करने से MySQL में जितने भी डेटाबेस बने होंगे, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइब्रेरी से रिलेटेड हो, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे एयरलाइन से रिलेटेड हो, रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, सारी की सारी लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अगर वो MySQL सर्वर में ऑलरेडी क्रिएटेड हैं तो ही डिस्प्ले होंगे, वरना डिस्प्ले नहीं होंगे। पहले से ही बने हुए होंगे तो डिस्प्ले होंगे, वरना डिस्प्ले नहीं होंगे। नेक्स्ट, डेटाबेस जब हम क्रिएट करते हैं तो हम टेबल क्रिएट करते हैं। यहां पर अभी हमने 3 टेबल क्रिएट करी थी। एक का नाम था स्टूडेंट टेबल, एक का नाम था गार्जियन टेबल, और एक का नाम था अटेंडेंस टेबल। टोटल 3 टेबल्स हमने यहाँ पर अभी डिस्क्राइब करी थी, पूरी समझी थी। जब हमें डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल बनी हुई है, करंट डेटाबेस जो भी हमारा सिलेक्टेड है, अभी जिस डेटाबेस में हम वर्क कर रहे हैं, और उसके अंदर जो भी टेबल हमें बनी हुई है, उन सारी टेबल्स की अगर लिस्ट को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए कमांड आप लगाएंगे शो टेबल्स कमांड। जैसे ही आप शो टेबल्स कमांड लगाएंगे, आपके सामने स्क्रीन पर तीनों टेबल के नाम आ जाएंगे। फर्स्ट टेबल स्टूडेंट टेबल, सेकंड गार्जियन टेबल, थर्ड होगी अटेंडेंस टेबल। ठीक है, तो सेकंड कमांड हो गया DDL कमांड, शो कमांड। नेक्स्ट कमांड यूज कमांड। अगर हम किसी डेटाबेस को सेलेक्ट करके, ये आपके पास में बहुत सारी डेटाबेस की लिस्ट आ रही है, इसमें से आप चाहते हैं कि हम जो भी वर्क परफॉर्म करें, हम जो भी टेबल क्रिएट करें, हम जो भी क्वेरी परफॉर्म करें, क्वेरी, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस पर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मानती हूँ मेरा जो डेटाबेस है वो है GNPS स्कूल। ठीक है, GNPS स्कूल नाम का डेटाबेस है। इस डेटाबेस को मुझे यूज में लेना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसके अंदर टेबल क्रिएट करके वर्किंग परफॉर्म करनी है। तो जब भी हमें किसी डेटाबेस के अंदर एंटर होना है या हमें उसे सेलेक्ट करना है, तो कौन सा कमांड काम में लेंगे आप, यूज कमांड आप काम में लेंगे और फिर उस डेटाबेस का नेम लिखेंगे। तो हमने नाम लिखा यूज GNPS स्कूल, इसका मतलब है हमने इस डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया। अब हम इस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जितनी भी टेबल हमें क्रिएट करनी है, या टेबल के ऊपर जो भी क्वेरी परफॉर्म करनी है, क्वेरी भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डेटाबेस को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आप वहां पर उसमें वर्किंग परफॉर्म कर पाएंगे।
नेक्स्ट कमांड है DESC कमांड, फुल फॉर्म होती है डिस्क्राइब। ठीक है, डिस्क्राइब इसके फुल फॉर्म है, हमने कोई टेबल क्रिएट करी, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल। अब हमें स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्प्ले हो जाए। तो किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को अगर डिस्प्ले करवाना है जो बनी हुई है, पहले से क्रिएटेड है, तो उसके लिए जो कमांड होता है वो होता है DESC कमांड। अब वो किस तरह से यूज में लेना है, DESC लिखो, टेबल का नेम लिखो, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर अगर डिस्प्ले करवाना है तो आप लिखेंगे DESC स्टूडेंट सेमीकोलन। जैसे ही आपने एंटर की प्रेस करी, यहाँ पर आपके स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा कि उसमें कितने एट्रीब्यूट्स है, उनकी डेटा टाइप कौन कौन सी है, उन पर कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई किया गया है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक टेबल की फॉर्म में दिखाई देगी। नेक्स्ट कमांड है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप का मीन्स होता है रिमूव करना या डिलीट करना। जब भी हमें कोई डेटाबेस रिमूव करना हो या कोई टेबल रिमूव करनी हो परमानेंटली, यानी उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर है वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम शो कमांड लगाएंगे, ड्रॉप कमांड को यूज में लेने के बाद में अगर हम शो कमांड लगाएंगे तो वो डेटाबेस या टेबल डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि वो क्या हो गई है, सिस्टम से ही परमानेंटली क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। तो जब भी हम कोई टेबल नहीं चाहते हैं कि हमारे स्क्रीन पर हमारे लैपटॉप पर रहे या पीसी पर रहे या सिस्टम पर रहे, तो हम क्या करेंगे, डिलीट कमांड को यूज में लेंगे। और ये जो कमांड है वो है ड्रॉप कमांड। कैसे यूज में लेंगे आप, जो भी टेबल आपको रिमूव करनी है, ड्रॉप के साथ वो टेबल का नाम लिखें और सेमीकोलन लगाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डेटाबेस का नाम लगाएं ड्रॉप के साथ में। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ड्रॉप डेटाबेस करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप GNPS स्कूल अगर हमने कर दिया तो क्या होगा, उसके अंदर हमने 3 टेबल बनाई थी, स्टूडेंट, गार्जियन और अटेंडेंस, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्रॉप GNPS स्कूल। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी टेबल्स हैं और उन टेबल्स के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, और पर्टिकुलर मैं चाहती हूँ कि नहीं सिर्फ स्टूडेंट टेबल ही रिमूव हो, ये टेबल तो रहे, तो आप लगाओगे ड्रॉप, या लिखोगे स्टूडेंट, तो टेबल का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, तो उससे खाली क्या होगा, स्टूडेंट टेबल जो होगी वो रिमूव हो जाएगी। आप चाहते हैं गार्जियन टेबल को रिमूव करें, आप लिखिए ड्रॉप गार्जियन, तो गार्जियन टेबल रिमूव हो जाएगी। आप चाहते हैं अटेंडेंस टेबल रिमूव करनी है, आप लिखिए ड्रॉप अटेंडेंस, अटेंडेंस टेबल आपकी रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर आपने लिख दिया ड्रॉप GNPS स्कूल, तो तीनों टेबल को अलग अलग रिमूव करने की जरूरत नहीं है, वो तीनों टेबल अपने आप ही उस डेटाबेस के रिमूव करते ही वो भी रिमूव हो जाएगी, और उनके जो कंटेंट्स है, उनके जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ड्रॉप कमांड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कमांड है रीनेम कमांड। रीनेम कमांड, ठीक है, हम किसी का नाम चेंज करते हैं, कोई पर्सन है या कोई टेबल है या कोई डेटाबेस है, तो अगर हम कोई नाम चेंज कर रहे हैं किसी टेबल का, हम किसी टेबल का नाम चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज में लेंगे रीनेम कमांड। इट इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ द टेबल। टेबल के नेम को चेंज करने का कमांड कौन सा है, रीनेम कमांड। क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब इसको लिखेंगे किस तरह से, इसको किस वे में हम शो करेंगे। पहले हम लिखेंगे रीनेम,
किसको रीनेम कर रहे हैं हम? टेबल को रीनेम कर रहे हैं। कौन सी टेबल को? पहले हम लिखेंगे ओल्ड टेबल का नेम। फर्स्ट हम लिखेंगे ओल्ड टेबल का नेम, फिर हम लिखेंगे टू। टू लिखना है आपको। हम नया नाम क्या दे रहे हैं? फिर हम लिखेंगे न्यू टेबल का नेम। समझ में आ गया होगा आपको? रीनेम किस तरह से यूज में लेना है? सबसे पहले आप कमांड लगाएं, स्टेटमेंट लगाएं, रीनेम। किसको रीनेम करना है? टेबल को। फिर लिखे आप ओल्ड टेबल नेम, पुरानी टेबल का नाम क्या है, उस टेबल को आप क्या नाम देना चाह रहे हैं, तो आप लिखेंगे टू न्यू टेबल नेम। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक टेबल क्रिएट करी जिसका नाम क्या था? स्टूडेंट। किसी रीजन से हम इसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट से इसका नाम हो जाए जीएनपीएस स्टूडेंट, तो ऐसे सिचुएशन में हम लगाएंगे रीनेम टेबल। ठीक है, कौन सी टेबल? स्टूडेंट टेबल। टू लगाना है आपको, नया नाम क्या रखना है? जीएनपीएस स्टूडेंट। तो अब आप ध्यान रखना, जब भी मैं स्टूडेंट टेबल के कंटेंट्स को शो करना चाहूंगी, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? स्क्रीन पर मैसेज आएगा टेबल डजंट एग्जिस्ट। टेबल मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसका नाम चेंज कर दिया है, हमने उसका नाम रख दिया है जीएनपीएस स्टूडेंट। तो ऐसे सिचुएशन में इस नाम की जो टेबल है, ये जो स्टूडेंट नेम की टेबल है, ये मौजूद नहीं होगी और मैसेज आपके सामने स्क्रीन पर आएगा टेबल डजंट एग्जिस्ट, मौजूद नहीं है। तो कौन सी टेबल मौजूद है? जीएनपीएस स्टूडेंट नाम की टेबल मौजूद है। ठीक है, अब जो भी वर्किंग हम परफॉर्म करेंगे वो किस में करेंगे? इस न्यू टेबल में वर्किंग परफॉर्म होगी। जो भी क्वेरी परफॉर्म होगी कहाँ परफॉर्म होगी? इस न्यू टेबल में। इसको फिर भूल ही जाना है, ये है ही नहीं। लीव हो जाना आप।